हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरुआत करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ पे। यानी ये क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 4 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसी में का एक टॉपिक है बेटा जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। और बेटा, इस लॉ की मदद से मैग्नेटिक्स के अंदर यानी मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे फिनोमेना अकर करेंगे। उन्हीं फिनोमेना को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें एम्पियर सर्किटल लॉ की, तो जैसा अगर आपको याद हो कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कूलम्ब लॉ है और गॉस लॉ है उसके बीच में एक रिलेशन है। यानी जो गॉस लॉ है वो कूलम्ब लॉ का अपग्रेडेड फॉर्म है। जैसे कूलम्ब लॉ से थोड़ा सा हाईयर क्वालिटी का है गॉस लॉ, यानी कि कैलकुलेशन करने में भी और किसी चीज़ को सॉल्व करने में और सोल्यूशन निकालने में। वैसे ही सेम बेटा इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही रिलेशन आ रहा है। उसका नाम क्या है? तो वो है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ आपने नाम सुना होगा बायोट सावर्ट लॉ। यानी बायोट सावर्ट लॉ, यानी हमने जिसकी टॉपिक की चर्चा करी सबसे शुरुआत में, तो बायोट सावर्ट लॉ का ही अपग्रेडेड फॉर्म क्या है बेटा? वो है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ से क्या करते थे? हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट पी पे। और एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या करेंगे, जब हम उसका पूरा सरफेस के साथ सुपरफिशियल यानी पूरा सरफेस को कवर करते हुए हम कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यही कॉन्सेप्ट आएगा बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। तो एक बात आप गौर कर सकते हैं, वही चीज़ है जो मैंने बोला भी थोड़ी देर पहले कि जैसा कूलम्ब लॉ और गॉस लॉ के बीच में रिलेशन था, वैसे ही बायोट सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ के बीच में रिलेशन है। ठीक है। तो दोनों के दोनों अपग्रेडेड फॉर्म के केस में अब इस पर चर्चा करें। तो अगर आप गौर करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में थोड़ा सा हम लोग उसको पीछे चलें, तो वहाँ पे था बेटा आपका क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। और इसी का अपग्रेडेड वर्जन था क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही इसी का अपग्रेडेड वर्जन इधर किस आ जाता था, यानी कि ये आपका कूलम्ब्स लॉ और ये गॉस लॉ। और यही सेम केस जब हम इसमें चर्चा करते हैं तो इधर क्या होता है बेटा? ये होता है आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसी का जो अपग्रेडेड फॉर्म जाएगा तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये था कॉन्सेप्ट बेटा जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, ऐसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कूलम्ब्स लॉ का अपग्रेडेड वर्जन है आपका गॉस लॉ, वैसे ही बायोट सावर्ट लॉ का अपग्रेडेड वर्जन है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। और हम इसी लॉ के ऊपर क्या करेंगे बेटा? चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी। तो देखेंगे बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। तो इट स्टेट, यानी जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है वो स्टेट करता है कि द लाइन क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। ठीक है बेटा, क्या है आपका? बी डॉट डी एल यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ एलिमेंट हमने ले रखा है उसका जब हम प्रोडक्ट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी म्यू नॉट टाइम्स आई की क्या होगी? बराबर होगी। अब म्यू नॉट टाइम्स क्या है? जैसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में परमिटिविटी हुआ करते थे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन हुआ करता था, वैसे ही मैग्नेटिक्स के अंदर भी एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी या परमेबिलिटी आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अगर चर्चा करें हम लोग तो बी डॉट डी टू म्यू नॉट आई हो गया, ये कंडीशन हो गया। और
इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है कि जैसे कि बहुत अच्छा खासा डेफिनेशन बनाना है या फिर बहुत लंबा चौड़ा उसको भर देना है लिख के, नहीं, सिंपल करना। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ करंट एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स या मैग्नेटिक परमिटिविटी इनटू या द मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड द करंट इनसाइड द लूप। अब लूप की बात इसलिए किए हैं क्योंकि ये वायर जो हमेशा जिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं बेटा, वो हमेशा कंप्लीट वायर होता है ना। एक वायर कंप्लीट होता है, यानी इधर से अगर करंट जा रहा है तो इधर से कोई लेने वाला होगा, यानी कि ये पूरा कंप्लीटनेस मैटर होता है कि ये पूरा लूप कंप्लीट होता है। ऐसे ऐसे 360 डिग्री कह सकते हैं लूप को कंप्लीटिंग होती है। तो इसलिए उस लूप के अंदर हम एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ ऐसे लगा सकते हैं। अब क्लोज इंटीग्रल इसलिए बोला है क्योंकि वो लूप है और लूप की वैल्यू होती है, किसी लूप में अगर आप ट्रेवल करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हम लूप में चर्चा करते हैं उसकी। आगे बढ़ा जाए बेटा। तो आगे जब आप देखोगे कि क्या होगा, ये फर्दर ये बी तो ऐसे ही हो जाएगा और डीएल का हो जाएगा एल, बी सेम वैसे ही, और डीएल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसको इंटीग्रेशन करोगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा हो जाएगा? तो बाहर हो जाएगा। डीएल करोगे तो एल हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये फॉर्मूला भी आता है बेटा आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये एल यहाँ से हट के कहाँ चला जाता है? नीचे। तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब जब ये जैसा ऐसा केस आ जाता है जब इसका इंटीग्रेशन करने पे एल आ जाए सिंपली, तो उस तरह के कंडीशंस में मतलब कैसा लूपिंग कैसा होता है, तो वो लूप क्लोज लूप तो होगा ही होगा। ठीक है, लूप तो क्लोज ही होगा, लेकिन जो वायर होंगे, जो लूप बनेगा, उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है एम्पियर सर्किल द्वारा। यानी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया है। क्या दिया है? एम्पीरियन लूप। क्या दिया है बेटा? एम्पीरियन लूप नाम दिया है। अब ये एम्पीरियन लूप है क्या? तो एम्पीरियन लूप कोई एक फैक्चुअल चीज नहीं है बेटा, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक आपका थियरी है बस। ये चीज आइडियल रूप से है बस। जब आइडियल कंडीशंस होंगे तभी इन लूप्स का फॉर्मेशन होगा। और हमें पता है कि हमारे अर्थ पे जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे आइडियल मतलब कुछ नहीं होता है। आइडियल कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है, बस मानते हैं हम कैलकुलेशन के लिए कि आइडियल है, पर वो होता नहीं है। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप क्या है? तो वो लूप जिस कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट हमें निकल के आ रहा है, यानी ये कंडीशंस निकल के आएंगे, उस तरह के लूप को बेटा हम कहते हैं एम्पीरियल लूप, या इसको हाइपोथेटिकल लूप भी कह सकते हैं। मतलब कि एम्पीरियल लूप रियलिटी तो है नहीं, तो हम इसको हाइपोथेटिकल लूप कहते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट चर्चा करेंगे बेटा इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन चर्चा करेंगे ही करेंगे। क्या कि डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो डेरिवेशन को करने से पहले इसके हम यहाँ पे इसके फिगर पे ध्यान देते हैं। आखिर इसके फिगर में है क्या, तो गौर करेंगे जब, तो ये एक प्लेन है। प्लेन में हमने एक वायर गुजार दिया ऐसे, जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ से जा रहा है उसमें करंट पास कर रहा है आई, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद जिस वायर के पॉइंट से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो है डीएल यानी करंट एलिमेंट, यानी जहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ये डीएल यहाँ पे मेंशन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बी, मतलब कि उस करंट एलिमेंट से ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देख सकते हैं आप, डीएल और बी, यानी डीएल वाले पॉइंट से बिल्कुल टेंजेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म बेटा? टेंजेंशियल फॉर्म में डीबी बाहर आ रहा है, यानी सॉरी बी बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है ना। डीबी इज स्मॉल पर बी इज बिगर, तो हम लोग डीबी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम डीएल वाले करंट एलिमेंट से चेक कर रहे हैं। तो डीएल करंट एलिमेंट कहने का मतलब है कि जब करंट एलिमेंट छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कम होगी, हाँ या ना? होगी, एकदम जाहिर सी बात है कम होगी। तो यहाँ से डीएल से बी या डीबी निकल रहा है। ठीक है, अब और गौर करेंगे बेटा
जो जो डीएल है और वो बी है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0। देख लो, डीएल और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल केस में क्या होता है, 0 बनता है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन जाता है इस केस में। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री किसके किसके केस में, डीएल इज पैरेलल टू बी। ये कॉन्सेप्ट बना है कि डीएल बी के क्या है, पैरेलल है। ओके, तो बेटा आपने इसको अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसे मिटाऊं और इसी एम्पियर सेकेंड लॉ को डिराइव यहाँ पे कर दूं, आपकी इच्छा, कर दूं, कर देते हैं हम लोग। आप इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है। सबसे पहले एक बात करूं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप वाले केस में अगर याद करें हम लोग, तो एक कंडीशन आया था जो इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक्स में सॉल्व किया है। इससे पहले के टॉपिक्स में सीरीज में मेरी वीडियोस आए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट डीएल बी द करेंट एलिमेंट, और ये सर्कुलर लूप फॉलो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, बेटा बायोट-सावर्ट का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। बिना बायोट-सावर्ट के हम प्रूव नहीं कर सकते। बायोट-सावर्ट लॉ क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये किसके लिए था बेटा, ये था बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए ड्यू टू सर्कुलर करंट वायर, यानी कि जो वायर सर्कुलर है, सर्कुलर लूप का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस लूप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा सर्कुलर लूप है, उसी लूप के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बीच म्यू नॉट अपॉन 2πr का कंडीशन बनेगा। नेक्स्ट अगर आगे चर्चा करें हम, तो यूजिंग द लाइन इंटीग्रल कॉन्सेप्ट अगर इसका प्रयोग करें तो देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमने इससे पहले आपको एम्पीरियन लूप दिखाया था, तो उस केस को आइडियल मानते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा बी एल कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल बी एल लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, लिख सकते हैं। चलिए, अब जैसे पता है कि जो एल का कॉन्सेप्ट है, एल का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि किसी भी, जैसे मान के चलो कि ये सर्कल है, इस सर्कल में छोटा सा एलिमेंट डीएल है, लेट्स सपोज वो डीएल है, ठीक है। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो क्या बनता है, एल, और इस एल का मतलब होता है बेटा 2πr। अब 2πr क्यों होता है, अब ये सोचने की बात है, क्योंकि जब छोटे से एलिमेंट का मतलब डीएल है, तो छोटे सारे एलिमेंट को जब जोड़ेंगे तो वो एल के बराबर होगा, हाँ एकदम होगा, क्योंकि डीएल का मतलब छोटा सा एलिमेंट और एल का मतलब छोटे एलिमेंट को जोड़ के हमने एक बड़ा सा सर्कल बना दिया है। और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वही तो उसका लेंथ है, हाँ या ना। सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो सर्कल का लेंथ होता है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है, 2πr, वही तो होता है फॉर्मूला। आपने मैथमेटिक्स में जाना होगा कि द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr, 2πr का कॉन्सेप्ट देता है, तो 2πr हो गया। तो जहां पे l है वहां पे हम क्या मेंशन करेंगे बेटा, 2πr मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू, बी एल आया बेटा, b के जगह पे ऊपर से उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 और l के जगह पे यहाँ से उठाएंगे इक्वेशन नंबर 2, और इसे जब पुट कर देंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr। 2πr से 2πr क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, और हमें मिलेगा क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये फॉर्मूला हम बेटा हमें डिराइव हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला हमें डिराइव हो गया, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या,
एम्पियर सर्किटल लॉ। तो शुरुआत में अगर गौर करें तो हमने यही फॉर्मूला बेटा बड़े बड़े में लिखा था आपके सामने और इसका डेफिनेशन आपको समझाया था। अब उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर इसको गौर करेंगे, सबसे पहले बायोट-सावर्ट लॉ प्रूव किया है, फिर BDL का लाइन इंटीग्रल किया है, फिर कॉस हमारा 0 डिग्री है, पुट किया, BL आ गया, बी की जगह बी की वैल्यू रख दी, एल की जगह एल की वैल्यू उठा के रख दी, और फिर उसके बाद जो कटना था कट गया और जो बचा वही हमारा आ गया एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है बेटा, ये था कॉन्सेप्ट हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का। क्लियर हुआ? तो यानी हमने बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से एम्पियर सर्किटल लॉ को क्या कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया। तो लिख सकते हैं हेंस इट स्टेट्स एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। तो आपने इसको नोट कर लेना है, तभी तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ बेटा अब एप्लीकेशन जानेंगे। एक आध एप्लीकेशन है इसके संग, एम्पियर सर्किटल लॉ का कुछ एप्लीकेशन है। वैसे ये एप्लीकेशन जनरली सिंपल एप्लीकेशन है, इसके बाद से आपके साथ और भी नए नए एप्लीकेशन जुड़ते जाएंगे और उनकी उन सब की हम सेपरेट एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें और इसका एप्लीकेशन करेंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो अब गौर किया जाए बेटा हम लोग, तो एप्लीकेशन है ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल है, सर्किटल में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा जस्ट फॉर फन। तो बेटा यहाँ पे हमारे सामने है क्लोज इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये कॉन्सेप्ट था। और ये मान चलो कि एक लाइन चार्ज है, इसके ऊपर एक लाइन वाला करंट है, एक लाइन वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। हमको इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। dl इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? तो B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2π। तो बेटा अभी आप कहेंगे कि सर आपने इसी की मदद से एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव किया था। मैं कहूँगा हाँ किया था। फिर आप एम्पियर सर्किटल लॉ से इसको ला दिए, मैं कहूँगा हाँ ला दिए। तो आखिर अंतर क्या है? तो अब बताता हूँ बेटा मैं अंतर। जो ये है ना, ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से बायोट-सावर्ट लॉ को प्रूव कर दिया है। यानी बायोट-सावर्ट का यही ना, ये बायोट-सावर्ट का ही कॉन्सेप्ट था कि जब एक क्लोज लूप में करंट पास करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ इतना ही होगा। यही तो कॉन्सेप्ट था उसमें। तो ये तो बायोट-सावर्ट के द्वारा किया गया था, पर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से कर दिया। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो बायोट-सावर्ट लॉ है और एम्पियर सर्किटल लॉ है बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं आपस में। बस बायोट-सावर्ट लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ बायोट-सावर्ट लॉ का अपग्रेडेड फॉर्म है बेटा। ठीक है, यही चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेंस इट स्टेट्स द बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ स्टेट करता है, प्लस इट ऑल्सो वेरीफाई द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्लोज कैरिंग करंट लूप्स। यानी इसमें हमारे मैग्नेटिक बी की वैल्यू आ गई कितनी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और यही क्या है बेटा, यही है एप्लीकेशन। ठीक है, इसी एप्लीकेशन की चर्चा कर रहे थे हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा। यानी स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया है, सर्कुलर में भी आएगा बेटा ना। मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर में बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर में बनेगा ये, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, और हमने ये dl ले रखा था, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हर जगह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा क्योंकि हर जगह आप dl ले सकते हो ये। तो ये कंडीशन आता है बेटा कि जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही है। जब कोई क्लोज करंट कैरिंग लूप हो तो भी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड यही मिलेगा। यानी यहाँ से दो चीज़ें वेरीफाई हुई, स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आपको यही देगा और क्लोज कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आपको यही कॉन्सेप्ट देने वाला है। ओके, क्लियर हुआ बात है भैया? क्योंकि यहाँ पे देख लो सर्कुलर लूप बन का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। लॉ को मैं सही से नहीं लिखा बेटा, लॉ लिख देता हूँ मैं, लॉ। ठीक है, तो अब ये हो गया बेटा समाप्त।
अब इसमें अगर कुछ बनाना चाहें तो हम ये चीज़ें बना सकते हैं कि फैक्टर डिपेंडिंग कर सकते हैं कि बी और बी मैग्नेटिक फील्ड की किस पे डिपेंडेंसी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की करंट पे डिपेंडेंसी है, 2 पर डिपेंडेंसी और आर पर डिपेंडेंसी है। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी B R के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे बेटा एक ग्राफ बन जाता है ये वाला, ठीक है। इस ग्राफ को बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसे करके बेटा अगर कभी भी इस तरह का आपको ग्राफ बना हुआ दिख जाए तो एकदम आंख बंद करके आप लिख देंगे वहाँ पे, मतलब आंख खोल के लिखना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है, ठीक है बेटा। अब एक चीज़ थोड़ी सी जाननी जरूरी है, क्योंकि जनरली आपके फिजिक्स में हमेशा रिलेशन कुछ ऐसा ही मिलेगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी r², r³ r4 r7, यानी हमेशा रेसिप्रोकल के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में ही मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा कि अगर प्रोपोर्शनली साइन इनवर्सली में है और रेसिप्रोकल में है या आर है, r² है, तो हमेशा उसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो कभी भी रेसिप्रोकल में आपको ग्राफ बनाना है तो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो और कहो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। कोई उसको गलत नहीं कर सकता बेटा, ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि यही ग्राफ सूटेबल होता है उसके लिए और रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा हमारा ये जो टॉपिक हो गया समाप्त, और अब हम मिलेंगे बेटा अगले टॉपिक में जिसका नाम है सोलेनॉइड, ठीक है बेटा। सोलेनॉइड पे चर्चा बहुत अच्छे से डीपली चर्चा एकदम डेरिवेशन के साथ किया जाएगा, गर्दा गर्दा किया जाएगा, ठीक है बेटा। चलते हैं, जय हिंद।